हेलो स्टूडेंट्स, मैं विराट सर प्रयास कोचिंग के ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ग व वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, वर्गमूल के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2, यानी किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग करना है तो आप उस संख्या की घात कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे। जैसे आपको किसी ने कहा कि 5 का वर्ग कीजिए, तो 5 का अगर आपको वर्ग करना है तो आप 5 की घात कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे, यानी 5 की घात 2, 5 की पावर 2। और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5, और 5 को जैसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात कितनी? 2। इसी प्रकार अगर हम बात करें वर्गमूल की, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2। किसी भी संख्या का यदि हमें वर्गमूल करना है तो हम उस संख्या की घात कितनी कर देंगे? 1/2 कर देंगे। और घात 1/2 की जगह आप ये चिन्ह भी लगा सकते हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि आपको 25 का वर्गमूल करना है, तो अगर 25 का वर्गमूल करेंगे तो आप 25 की घात कितनी लगाओगे? 1/2 लगा देंगे। और 25 की घात 1/2 का मतलब क्या होता है? √25, और इसका मतलब कितना आ गया? 5 आ गया। तो आप शायद समझ गए होंगे कि वर्ग का मतलब होता है घात 2 और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ग व वर्गमूल के अति महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, जो आपको बड़ी विस्तार से पढ़नी है और मैं बड़ी विस्तार से आपको करवा रहा हूँ। एक एक सारी की सारी विशेषताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है? किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले तो कई लोगों की ये भी दिक्कत आ सकती है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। वह सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो आपका पहली विशेषता क्या कहती है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि आप देखिए, वर्ग करके देखिए। जैसे आपने 1 का वर्ग किया तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। जैसे आपने 2 का वर्ग किया तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। आपने जैसे 3 का वर्ग किया तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। इसी प्रकार जब आपने 4 का वर्ग किया तो कितना होता है? 16। आपने जैसे ही 5 का वर्ग किया तो कितना हो गया? 25। आपने जैसे ही 6 का वर्ग किया तो कितना हुआ? 36। आपने 7 का वर्ग किया, कितना हुआ? 49। आपने 8 का वर्ग किया, कितना हुआ? 64। और आपने 9 का वर्ग किया, कितना आ गया? 81। और आपने जैसे ही 10 का वर्ग किया तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब आप देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आप देख ले, मैंने 1 से लेकर के 10 तक आपकी कोई सी भी संख्या लेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई से होगा। तो आप देखें, कहीं पर भी किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में 2 कहीं पर नहीं आया है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 3 नहीं आया है, और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 7 नहीं आया है, और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 8 नहीं आया है। तो आप ध्यान देंगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 नहीं आता है, कभी भी 7 नहीं आता है, कभी भी 3 नहीं आता है, कभी भी 8 नहीं आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आपको अगर ये नियम याद है तो आपको कहीं वर्गमूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको इस नियम के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम विशेषता पढ़ेंगे कुछ, और फिर उनके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देखिए, अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम नहीं हो सकता। यानी कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक का मतलब होता है इकाई अंक व धाई अंक।
दोनों के दोनों अंक कभी भी विषम नहीं हो सकते। जैसे मान लिया कि आपको संख्या दे दी 1331, आप देखेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आपको इस संख्या के अंतिम दोनों अंक क्या दी गए, इकाई अंक और दहाई अंक को देखना है। दोनों के दोनों अंक क्या है, 3 भी विषम है और 1 भी विषम है। तो जब किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम आ जाए तो आपको इस संख्या को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही बता देना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह देना है कि यह संख्या किसी भी हालात के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पहली विशेषता क्या थी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक क्या नहीं हो सकते, विषम नहीं हो सकते। अगर आपको अंतिम दोनों अंक विषम दिख जाएं तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार में एक आपको तीसरी विशेषता और बता रहा हूं। देखिए तीसरी विशेषता क्या कह रही है। तीसरी विशेषता कह रही है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया कि आपके पास 4 है, अगर इसके आगे 1 0 लगा दिया तो आपको देखना कि इसके आगे कितने 0 है, 1 0 है, और 1 तो क्या होता है, विषम होता है। इसका मतलब इस संख्या को सरल करने की जरूरत नहीं है, आप दावे के साथ कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। अगर आपको मैंने दे दिया, जैसे 4 के आगे मैंने 3 0 लगा दिए, अब आपको पूछ ले कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आपको इस संख्या को सरल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अति महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान देना है कि इस संख्या के अंत में शून्य कितने हैं, 1, 2 और 3। 3 शून्य है और 3 तो क्या होते हैं, विषम होते हैं। इसका मतलब जब किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम आ जाए तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं सरल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पहली विशेषता, जब किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। दूसरी विशेषता, जब किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम आ जाए तो भी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और तीसरी विशेषता मैंने क्या बताई है कि जब किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम आ जाए, संख्या विषम का मतलब 1 0 आ जाए या 3 0 आ जाए या 5 0 आ जाए या 7 0 आ जाए तो वह संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक, देखिए इनसे संबंधित मैं एक आपको क्वेश्चन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक नहीं हो सकता। पहला ही नियम क्या बताया था कि जब किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए। जब किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आप बताओ कि कौन नहीं हो सकता, 2, 3, 7 या 8 में से नहीं हो सकता। तो यहां क्या है, 2 नंबर ऑप्शन के अंदर 2 दिया हुआ है। यानी किसी भी हालात के अंदर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कहीं सरल करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको छोटा सा और करवाता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यह है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसकी आपको पहचान करनी है। अब पहचान करने का एक तो तरीका क्या है कि इनको अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करो और जिनका वर्गमूल निकल जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम इनमें वर्गमूल ज्ञात करना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ऐसा एग्जाम के अंदर
कभी पूछा भी नहीं जाता। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको मैंने शुरुआत के जो 3 नियम बताए थे, पहला नियम क्या बताया था, आप पहला नियम अप्लाई कीजिए। पहला नियम यह था कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए, यानी किसी संख्या के अंतिम अंक इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो आप उस संख्या को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वह संख्या किसी भी हालात के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आप देखो 2, 3, 7, 8 में से है क्या, तो ये जो संख्या है ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंतिम अंक क्या है, 8 है। और जब किसी संख्या का अंतिम अंक 8 होता है, 7 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। दूसरा देखिए, दूसरा के अंदर हमने दूसरे ऑप्शन के अंदर देखा तो पहली विशेषता तो लग नहीं रही, क्योंकि इकाई अंक 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो दूसरा नियम लगा के देखिए। दूसरा नियम क्या कहता है, अंतिम दोनों अंक विषम होने चाहिए, तो इसके अंदर वो नियम भी नहीं लग रहा है। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है, जब किसी संख्या के अंतिम अंक या अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आपने देखा इस संख्या के अंत में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। इसका मतलब ये संख्या किसी भी हालात के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी इसके अंदर तीसरा नियम लगा है। अगर हम ये भी कह देंगे कि ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन के अंदर आप तीनों के तीनों नियम क्रम से अप्लाई करके देखिए। पहला नियम 2, 3, 7, 8 वाला, तो इसके अंदर देखा कि अंत में 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। इसका मतलब ये नियम तो लग नहीं रहा है। दूसरा नियम क्या था कि जब किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि 9831 के अंदर अंतिम दोनों के दोनों अंक क्या है, विषम है। यानी इकाई का अंक 1 है, 1 विषम होता है, दाई का अंक 3 है, 3 भी विषम होता है। इसका मतलब ये संख्या भी किसी हालात के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन में से 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब इस चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आपको इस संख्या के अंदर अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों नियम आप अप्लाई करेंगे तो अपने आप एक ऑप्शन आपका बच जाएगा। ठीक है, अगला नियम अपन पढ़ते हैं। देखिए अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम है किसी भी संख्या के वर्ग का बीजांक सदैव 1, 4, 7, 9 होता है। अधिकतर स्टूडेंट को यह पता ही नहीं कि बीजांक क्या होता है। सबसे बड़ी बीमारी इस बीजांक की है। और आपके आरटेट के अंदर एक बार पूछा गया है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले तो मैं बात बता रहा हूं कि ये बीजांक क्या होता है। बीजांक का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग, और वो भी सिंगल डिजिट में। जैसे मान लिया कि आपको कह दिया 123 का बीजांक, आपको कह दिया 123 का बीजांक बताइए। तो आपको क्या करना है, इस 123 के अंकों का जोड़ना है 1 + 2 + 3। जैसे आपने जोड़ा 3 और 2 5 और 1 6, तो 123 का बीजांक कितना होगा, 6 होगा। जैसे मान लिया कई बार आपको कह दें कि इस 98 का बीजांक बताइए, तो आपको इसके अंदर 9 प्लस क्या करना है, 8। 9 और 8 को जोड़ा कितना आ गया, 17। तो ये 17 बीजांक नहीं है। बीजांक का मतलब होता है अंकों का योग, और वो भी कहाँ तक, सिंगल डिजिट में। जबकि यहाँ योग कितना आया है, डबल डिजिट है। तो आप इसको और जोड़ लेंगे, 1 + 7 कितना हो गया, 8। इसका मतलब 98 का बीजांक कितना हो गया, 8 हो गया। अगर आपको कह दें कि 1331 का बीजांक बताइए, तो आप इसके अंदर जोड़ लेंगे 1 + 3 + 3 + 1। आपने जैसे जोड़ा 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। 1331 का बीजांक कितना हो गया, 8 हो गया। यानी बीजांक का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग, और वो भी योग कितने डिजिट के अंदर होना चाहिए, सिंगल डिजिट के अंदर होना चाहिए। अगर कहीं योग डबल डिजिट आ रहा है तो आप एक बार और जोड़ लेंगे, तो आपका लास्ट में कितना आ जाएगा, सिंगल डिजिट में आंसर प्राप्त होगा, और वही उस संख्या का बीजांक होगा। तो आपका ये नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के वर्ग का बीजांक सदैव 1, 4, 7, 9 होता है। देखिए इस वर्ग का बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है, इसका मतलब क्या होता है।
जैसे आपके पास मैं शुरू से बता दे रहा हूँ कि जैसे 1 है तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और इसके अंदर तो अंकों का योग 1 ही है। आप 2 का वर्ग करेंगे 4, इसका बीजांक भी कितना है 4। आप 3 का वर्ग करेंगे 9, फिर आप 4 का वर्ग करोगे 16, फिर आप 5 का वर्ग करोगे 25, फिर आप 6 का वर्ग करोगे 36, फिर आप 7 का वर्ग करोगे 49, फिर आप 8 का वर्ग करोगे 64, फिर आप 9 का वर्ग करोगे 81, फिर आप 10 का वर्ग करोगे 100। ये तो था वर्ग। आपको किसकी बात करनी है बीजांक की। तो देखिए 1 का वर्ग 1 आया है। अब इस 1 का बीजांक करें तो इसमें तो अंकों का योग कितना है 1 ही है। 4 के अंदर भी अंकों का योग कितना होगा 4 ही होगा। 9 के अंदर भी अंकों का योग कितना होगा 9 होगा। लेकिन अब यहाँ से डबल डिजिट शुरू हो गए तो आप इसका बीजांक पूछें तो बताओ 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। आप इसका बीजांक करेंगे तो 2 और 5 कितना आ गया 7 हो गया। आप इसका बीजांक ज्ञात करेंगे 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ जब बीजांक ज्ञात करोगे 4 और 9 कितना हुआ 13, और 13 में तो कितने डिजिट हैं डबल डिजिट हैं। तो आप एक बार और योग करेंगे 3 और 1 कितना हुआ 4। आप इस 64 का बीजांक ज्ञात करेंगे तो 6 और 4 कितना हुआ 10, और 10 में तो डबल डिजिट है तो आप एक बार और जोड़ोगे तो कितना आ गया 1। आप 81 का बीजांक ज्ञात करोगे तो 8 और 1 कितना आया 9, और आप 100 का बीजांक ज्ञात करोगे तो कितना आएगा 1। अब आप देख लीजिए किसी भी संख्या का बीजांक इस 1, 4, 7 और 9 के अलावा कोई आया है क्या। देखिए 1 आया है 4 आया है 9 आया है 7 आया है 7 9 4 1 9 1। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि ये 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 25 ये सारी मैंने पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है। और आप किसी का भी बीजांक चेक कर ले 1 4 7 9 के अलावा किसी का भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, किसी का भी बीजांक नहीं है। एक मैं उदाहरण आपको और बता रहा हूँ, जैसे कोई सी भी आप पूर्ण वर्ग संख्या बोल दें और उसका आप बीजांक याद करके देखें, हमेशा ही क्या मिलेगा 1 4 7 9 मिलेगा। जैसे मैंने आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या दी 9801। अब अगर आपको इसका कोई बीजांक पूछ ले तो बीजांक का मतलब होता है अंकों का योग। अब जैसे ही अंकों का योग करेंगे तो 9 और 8 17, 17 और 1 कितना आया 18, और 18 में तो डबल डिजिट हैं तो आप एक बार और जोड़ लें 8 और 1 कितना आ गया 9। देख ले बीजांक इनमें से है या नहीं है 1 4 7 9 तो 9 आ गया। आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक याद करके देखिए, हमेशा ही पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक क्या मिलेगा 1 4 7 या 9 मिलेगा। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कई बार पूछ ले कि निम्न में से सत्य कथन है, और पहला ही ऑप्शन आपको दे दिया कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक 1 4 7 9 होता है, तो आप क्या समझेंगे कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। कई बार आपको दे दें कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक 1 4 7 9 नहीं हो सकता, तो ये कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो याद रखना पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक सदैव 1 4 7 या 9 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। कई बार आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक है, और आप जानते हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक हमेशा ही क्या होता है 1 4 7 या 9 होता है। तो आप इनमें से देख लें कि 1 4 7 या 9 के अलावा कोई है क्या, तो इसके अंदर क्या है, पहले ऑप्शन के अंदर 1 है और चौथे ऑप्शन के अंदर क्या है 7। इसका मतलब इसमें पहला ऑप्शन भी सही है और आपका चौथा ऑप्शन भी क्या है सही है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या आते हैं, नीचे और ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया कि 1 व 4, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 1 व 3, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 2 व 3, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, या इस तरीके से ऑप्शन दे दें। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने पूछा निम्न में से किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1 भी होता है और यह 7 भी होता है। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन भी सही है और 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो 1 व 4 किस में दे दिया ए दे दिया। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग का इकाई अंक सदैव 1 4 5 या 6 होता है।
ये भी सत्य या असत्य कथन के अंदर पूछ लिया जाता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या देके, जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका आप वर्ग करके देखें कितना आ रहा है। एक का वर्ग करेंगे कितना आया है, एक आया। एक के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, एक के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4। आप 4 का वर्ग करके देखें कितना आया है, 16 आया है। आप 4 के बाद देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। 9 का वर्ग करके आप देखेंगे कितना आता है, 81 आता है। 9 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 9 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या होती है 16, और 16 का जैसे ही वर्ग करोगे तो कितना आता है, 256 आता है। आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग का इकाई अंक करके देखिए तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए यहाँ कितना आया, 1 आया है, 6 आया है, 1 आया है, 6 आया है। आप 25 का वर्ग करके देखिए, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 का वर्ग होता है 625, देखिए इकाई अंक क्या आया है, 5 आया। तो आप दुनिया की किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग करके देख ले, सदैव इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या का आप इकाई अंक याद करके देख सकते हैं। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। सत्य या असत्य कथन के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। देखिए अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम यह है, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में सदैव 1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब यह है कि दुनिया की कोई सी भी 4 लगातार प्राकृत संख्या को गुणा कर लें और उसके अंदर फिर आप 1 जोड़ दें तो जो परिणामी संख्या आएगी वो हमेशा ही क्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। मैं एक छोटे से आपको संख्या लेके बता रहा हूं कि मैं 4 लगातार प्राकृत संख्या यही लेके बता रहा हूं, 3 4, ये 4 लगातार प्राकृत संख्या। आप इनको गुणा करके देखिए, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 1 24, यानी इन 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 24 आया है। और 24 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन आपका नियम क्या कहता है, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर नियम कहता है इसमें यदि आप 1 जोड़ दें तो ये जो परिणामी संख्या जो प्राप्त होगी ये सदैव क्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आप कोई सी भी दुनिया की 4 लगातार प्राकृत संख्या ले लें और 4 लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल में सदैव 1 जोड़ने पे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लिया ये क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जाम के अंदर पूछा था कि व्यंजक 1147 × 1148 × 1149 × 1150 प्लस p एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको p का क्या करना है, मान बताना है। अगर किसी को नियम याद नहीं है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर अगर नियम नहीं याद है तो वो क्या करेगा, वो बेचारा पहले तो 1147 को 1148 से गुणा करेगा, और गुणा की स्पीड क्या है वो आप सभी जानते हैं अपनी अपनी। फिर वो जो बड़ी सी संख्या आएगी उसको 1149 से गुणा करेगा तो एक काफ़ी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उस संख्या को जब वो 1150 से गुणा करेगा तो एक इतनी बड़ी संख्या प्राप्त होगी जिसको म्यूजियम में भी रखा जा सकता है। अब आप बताओ कि इतना बड़ा, पहली बात तो इनको गुणा करेगा तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और उस संख्या को देखने से ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। उसका भाग विधि से वर्गमूल करोगे तो संख्या बड़ी होगी, तो सीधी सी बात है उसका वर्गमूल भी बड़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ये काम नहीं करना है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो 1147 × 1148 × 1149 × 1150 ये 4 लगातार क्या है, प्राकृत संख्या है। और आप जानते हैं कि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में सदैव 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। आप जहां 1 जोड़ रहे हो उसकी जगह आपके क्वेश्चन ने क्या जोड़ा है, p जोड़ा है। इसका मतलब p की जगह क्या होगा, 1 होगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है p का न्यूनतम मान होगा, तो p का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस नियम का पता होना चाहिए कि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में
सदैव एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो ये चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में मैंने एक जोड़ दिया तो ये क्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरा एक नियम इसके अंदर और है छोटा सा। अगला नियम क्या कह रहा है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में सदैव छोटी संख्या घटाने पर तथा बड़ी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कितनी संख्या की बात हो रही है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या की। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये नियम कहता क्या है, फिर मैं बात करूंगा इस नियम के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। जैसे मैं दो लगातार प्राकृतिक संख्या ले रहा हूं, शुरू से ही ले लेता हूं। जैसे मैंने 3 × 4 लिया, 3 और 4 दो लगातार प्राकृतिक संख्या है, और जैसे ही आपने इसका गुणा किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। और आप सभी जानते हैं 12 क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो दो संभावना बनती है कि इस 12 में या तो कुछ जोड़ें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है, और या इस 12 में कुछ घटाएं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। तो आप देखें इसके अंदर कि 12 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है और 12 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो 12 के बाद तो कौन सी होती है, 16, और 12 से पहले क्या होती है, 9। आप बताइए मुझे कि 12 में क्या जोड़ने पे 16 बना, 12 में 4 जोड़ते ही 16 बन गया। और 12 में से क्या घटाएं कि 9 बन जाए, तो 12 में से कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए, तो क्या बन गया, 9 बन गया। यानी ये नियम यही कहता है कि सदैव छोटी संख्या घटाने पर, यानी आपने जिसको गुणा किया है उनमें छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो इसके गुणनफल में से ये छोटी संख्या अगर आप घटा दोगे तो ये क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। देख लो 12 में से 3 घटाया कितना आया है, 9 आया है। और बड़ी संख्या जोड़ने पर, यानी इनमें 4 बड़ा है तो 4 जोड़ते ही क्या बन गया, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। जैसे मैं एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं, 10 × 11। जैसे ही आप 10 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा, 110 आएगा। और आप सभी जानते हैं 110 क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप बताइए इस 110 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं। तो 110 के बाद कौन सी संख्या है, 121 है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो 110 में कितना जोड़ें, 11 जोड़ने पे 21 बनता है। और 110 से पहले कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो आपको पता है 110 से पहले 100 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो 110 में से क्या घटाएं ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बनता है। तो आपने देखा कि बड़ी संख्या जोड़ी, यानी से 110 में ये बड़ी संख्या जोड़ते ही पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, और 110 में से ये छोटी संख्या घटाते ही क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो आपको याद रखना है, किसी भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अगर कुछ घटाने के लिए कहें तो आप उन दोनों लगातार संख्या में से छोटी संख्या घटा देना, और अगर कुछ जोड़ने के लिए कहें तो आप उसके अंदर बड़ी संख्या क्या कर देना, जोड़ देना। जैसे मान लिया आपको किसी ने पूछ लिया कि आपको किसी ने पूछा कि 5 × 6, आपने जैसे ही 5 × 6 को गुणा किया कितना आया है, 30 आया। और आप देख लो चाहे इस 30 में बड़ी संख्या जोड़ के देखो, 6 36 पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, और ये छोटी संख्या घटा के देखो 25 पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। यानी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में से छोटी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, और बड़ी संख्या जोड़ने पर भी क्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब अगर ये नियम आपको याद है तो इसके क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम के अंदर कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजक 13131 गुणा 13132 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप बताइए कि अगर 13131 को 13132 से गुणा करेंगे तो पहले तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और फिर उस संख्या से आप जब वर्गमूल ज्ञात करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एग्जाम के अंदर आपको कहीं पर भी ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं है। आपको तो केवल और केवल वो एक छोटा सा नियम याद होना चाहिए कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में सदैव छोटी संख्या घटाने पर, छोटी संख्या घटाने का मतलब है जो दो लगातार प्राकृतिक संख्या है उनमें आप देखेंगे छोटी संख्या क्या है, 13131 है। तो घटाने के लिए कहें तो आपका 13131 उत्तर होगा, और जोड़ने के लिए कहें तो आपका 13132 उत्तर होगा। आपके क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो आप बताइए जोड़ने के लिए कहें तो बड़ी संख्या उत्तर होगा। बड़ी संख्या क्या है,
13,132 है। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि 13,131 और 13,132 तो दो लगातार प्राकृत संख्या है, और दो लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल में सदैव बड़ी संख्या जोड़ते ही क्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो आपने देखा बड़ी संख्या कौन सी है, 13,132 है, और 13,132 कौन से ऑप्शन के अंदर है, दो। तो दो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं। जैसे मान लिया आपको एक क्वेश्चन मैंने और दे दिया, व्यंजक 3,756 इंटू 3,757 के गुणनफल में से कम क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या क्या प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यहां भी आपको कहीं कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल ये देखना है कि 3,756 और 3,757 क्या है, दो लगातार प्राकृत संख्या है। और आप तो जानते हैं दो लगातार प्राकृत संख्या में अगर घटाने के लिए कहें तो ये छोटी संख्या उत्तर होगी, और जोड़ने के लिए कहें तो बड़ी संख्या उत्तर होगी। आपके क्वेश्चन ने क्या कहा है, घटाने के लिए कहा है, तो घटाने के लिए कहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3,756। 3,756 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 2 नंबर ऑप्शन के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और हम एक ही क्वेश्चन के पीछे बेसिक से करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि इस नियम के तहत क्वेश्चन करते हैं। आजकल एग्जाम के अंदर लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है, और इसके अंदर लॉजिक क्या काम करता है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में सदैव छोटी संख्या घटाने पर और बड़ी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। केवल आप 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो के अंदर हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है।